मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह एक बार फिर पीजीआई में हम पहुंचे हैं। पीजीआई में अभी एक न्यूज़ आई थी कि मरण व्रत तक भूख हड़ताल पर जा सकते हैं। पीजीआई में जो अभी हड़ताल पर लोग बैठे हैं, अपने हकों के लिए जीने के लिए भी मरना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है कि पीजीआई डिपार्टमेंट जो है वो प्रधानमंत्री से बड़े हैं, वो कोर्ट से बड़े हैं? तो मैं ये मानता हूं कि शायद हो सकता है गृह मंत्रालय को या प्रधानमंत्री कार्यालय को यहाँ पीजीआई में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पीजीआई के पास ज़्यादा पावर है। शायद हो सकता है गृह मंत्रालय के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर। नमस्कार जी। मैं अश्विनी कुमार मुंजाल, चेयरमैन हूँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन। तो सर अभी हमने एक न्यूज़ देखी है कि आप अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं, क्या है सर? ऐसा है सर, हम 14 नवंबर से 9 से 5 अपना भूख हड़ताल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि पीजीआई प्रशासन को एहसास होगा कि हम एक तो इनके 90 करोड़ रुपए इतने समय से रोक के बैठे हैं, वो बातचीत करके कुछ भरोसा देंगे कि हम इस तारीख तक आपको आपके पैसे दे देंगे, या कोई भी प्रकार की बात हो, कोई अड़चन, वो बताएं उनके पास क्या है। और जो पैसा आपको पिछली बार भी बताया था कि जो पैसा भारत सरकार से आ चुका है वो भी रिलीज नहीं हुआ, कोई कारण नहीं आज तक बताया गया। तो इन 7 दिनों में 14 नवंबर से अभी तक पीजीआई की तरफ से कोई हमारे को बातचीत का कोई अधिकारी कोई आपके पास कोई नोटिस कोई मिलने के लिए कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई पत्र कोई कुछ नहीं आया। फिर हमने अपनी मीटिंग की है 2 दिन पहले, उसमें यही फैसला हुआ कि पीजीआई के इस उदासीन रवैया को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि अब जो हम 9 से 5 भूख हड़ताल कर रहे थे उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम 27 तारीख से 2 बजे से लेकर अगले दिन 2 बजे तक, ये जो 9 से 5 वाले को 24 घंटे का भूख हड़ताल पे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक हफ्ता इसको देखने के बाद 4-5 दिसंबर के नजदीक मरण व्रत पे 1 या 2 साथी इंडेफिनिट हंगर फास्ट पे बैठेंगे अपने हकों के लिए, जो हमारे 90 करोड़ इन्होंने रोक रखे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके मरने से, आपके भूख हड़ताल करने से क्या पीजीआई प्रशासन को फर्क पड़ेगा? देखो, ये हमारे देश की कह लो प्रथा ही है कि प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, अधिकार है और हमारा फर्ज है। अब आगे पीजीआई प्रशासन क्या सोचता है पता तो तब चले, कोई बातचीत हो या कोई मीडिएटर हो। पहले 1.5 साल हमने बातचीत की श्रम मंत्रालय में, आपको उसकी रिलीज भी किया था कि इन्होंने वहां लिख के भी दिया 12 अगस्त को कि हम इनके पैसे दे देंगे, लेकिन 12 अगस्त के बाद कोई पत्र नहीं आया कि पैसे क्यों नहीं दे रहे। बीच में एक और भी हमने फैसला किया है कि 1 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, 1 दिसंबर से। तो हम 1 दिसंबर को जंतर मंतर जो पार्लियामेंट के बाहर है वहां पर धरना देंगे। प्रधानमंत्री के नाम हम यहाँ से एक मेमोरेंडम लेके जाएंगे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री, ताकि उनको भी एहसास हो, और ये भी हमारा एक प्रोटेस्ट का तरीका है। तो 1 दिसंबर को हम ये भी करेंगे। जितना हमारी कोशिश है कि कोई हमारी तरफ से हड़ताल या कोई कार्रवाई न बंद हो, लेकिन इनकी तरफ से जो है भड़काने की कार्रवाई जारी है कि ये ऐसा उदासीन रवैया दिखा रहे हैं कि शायद पीजीआई को इनकी प्राइवेट मालिक है या प्रॉपर्टी है, किसी से बात करें ना करें, ये नहीं समझते कि इनकी कोई जिम्मेवारी है। कल को अगर कोई अड़चन आए, कोई ऐसा हालात आ जाए, काम बंद हो जाए, इनको कोई, मुझे लगता है, एहसास नहीं है अपनी, ना तो इनको कोई ड्यूटी की जिम्मेवारी लग रही है, या तो ये पीजीआई के कुछ ऑफिसर ये समझते हैं कि पीजीआई उनकी पर्सनल जागीर है। तो क्या जब भारत सरकार की तरफ से आपके पैसों की नोटिफिकेशन आई है, आप लोगों को उसका मैसेज आया है, तो वो आने के बाद भी पीजीआई, मुझे ये लगता है कि शायद पीजीआई प्रधानमंत्री को और गृह मंत्रालय को और स्वास्थ्य मंत्रालय को यही शिफ्ट हो जाना चाहिए। बस यही हो सकता है कि वहां से तो जो पीजीआई के पास ज्यादा पावर है ना, क्योंकि जब गृह मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से जब इनके पास नोटिफिकेशन आ जाती है, लेटर आ जाती है कि इनका पैसा इनको दिया जाए, लेकिन वो पीजीआई का प्रशासन है कि वो भारत सरकार की भी नहीं सुनता। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इन तीनों डिपार्टमेंट को यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए।
बिल्कुल आपका कहना है, इन्होंने खुद लिख के मान लिया 12 अगस्त को कि हमें वो नोटिफिकेशन 30 जुलाई 25 की मिल गई है, जिसके तहत आपको 13 जनवरी 2024 से बेसिक प्लस डीए या रूल 25 के तहत जो बेनिफिट देने वो देने, उसके तहत बोनस भी देना है, मेडिकल फैसिलिटी। आप देख लीजिए जो वर्कर पीजीआई में स्वास्थ्य सेवा दे रहा है, उसको खुद बीमार होने पे स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही। इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो उस 20,000 25,000 तनख्वाह में अपने बाल बच्चे पाले या उसमें से इलाज कराए। मैटरनिटी लीव है, उसको उस तक मैटरनिटी लीव तक नहीं मिल रही और बोल रहे हैं जी हमने आपका बीमा करवा दिया। किस चीज का बीमा? एक्सीडेंट का बीमा। भाई ये हमारे मरने की इंतजार के बीमे करा रहे हैं। जो यहाँ पर किसी को बुखार है, किसी को कोई चोट लगी है, किसी को वैसे टाइफाइड हो गया, किसी को पीलिया हो गया, उस इलाज का कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं मिल रहा। और एक और बात है, ये इनको तनख्वाह 15,000 से ज्यादा है। ये जो आयुष्मान कार्ड है इनका वो भी नहीं बनता। हर तरह से ये इनको गरीब को मार रखा है, मतलब इलाज तक नहीं। आयुष्मान तो सर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये तो इसको कैसे रोक सकते हैं? तो ये तो खुद आपके वर्करों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है को जाए बनवाएं। उनका मापदंड है ना जी, 15,000 से ऊपर जिसकी सैलरी है वो उसमें नहीं आएगा, 21,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी है वो ईएसआई में नहीं आएगा। तो ये इंसान कहाँ जाए? ये फैसला हुआ था कि एट पार पक्कों के हमने देना है, इन्होंने लिख के दिया कि हम मेडिकल फैसिलिटी का टेंडर में डालेंगे। कहते हमने डाल दिया, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के बजाय उस ठेकेदार ने पैसे खा लिए, मेडिकल फैसिलिटी के पैसे ले लिए, सिर्फ एक्सीडेंट का बीमा करवा दिया, इलाज का नहीं है, ग्रुप इंश्योरेंस करवा दिया। अच्छी बात है ना, आपके मरने के बाद आपके बच्चों को पैसा मिल रहा है, इसमें क्या नुकसान? नहीं, अब हम इस बात में मरने के बाद मिल रहा है। जो हमारा पिछला पैसा है, मेरे जीवन जब मेरा बच्चों को पढ़ाना है, करना है, पैसे मुझे आज चाहिए। ये जो सोच है ये डायरेक्टर की, मुझे तो लगता है घटिया सोच है। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारे मरने के बाद बेनिफिट मिलेंगे। मुझे 20 जनवरी 2024 को डायरेक्टर पीजीआई रात को 12 बजे, जब 1 बजे सीढ़ियों पर आए थे हमारी हड़ताल वापस करवाने, वो कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि हर एक के घर जोत जले, माता की हर एक के घर वो हो। पर मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे थे। हर एक के घर जोत क्या जले, वो जोत बुझाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने पैसे भेज दिए, ये डायरेक्टर नहीं दे रहा। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी कि इनके अगले पैसे भी दे दो, वो भी नहीं दे रहा। तो ये डायरेक्टर अपने आप को माता रानी का भगत कह रहा था और मैं ये हूँ, मैं सबके घर जोत जले। ये तो फिर मुझे लगता है झूठ ही है, या नकली माता के भक्त हैं जो हमारे मरने की, या इन वर्कर्स गरीबों के मरने की इंतजार कर रहे हैं कि मरोगे तो तुम्हें कुछ बीमा मिलेगा, आपके जीते जी ना इलाज मिलेगा, ना आपको आपकी पूरी तनख्वाह मिलेगी, आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर सको। ऐसे हालात में हमारे पास मजबूरी में अभी यही भूख हड़ताल पे है। अगर ये मसला बढ़ सकता है, मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमें या इन गरीब वर्करों पर हड़ताल पे मजबूर ना करो। हम हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की और हर आदेश की पालना की करना चाहते हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये हमें मजबूर ना कर दें। तो मैं भारत सरकार से, उच्च न्यायालय से, चंडीगढ़ गवर्नर साहब से, सभी से अपील करूंगा कि इससे पहले कि हालात बिगड़ जाए वो इंटरवीन करें, देखें कि कौन गलत है। हमें गलत है तो हमें बताएं कि आप गलत हैं। अगर पीजीआई प्रशासन गलत है तो हमारे पैसे 90 करोड़ रुपए जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो मरेंगे तब हक मिलेगा और तब पैसा मिलेगा। जीते जी बच्चों के पेट में अन्न का दाना नहीं डालना चाहते, लेकिन मरने के बाद इंश्योरेंस का जो पैसा है वो इनको मिल जाएगा। ऐसी विचारधारा है पीजीआई के डायरेक्टर की। और कहते हैं माता के भक्त हैं। भाई माता के भक्त ऐसे नहीं होते। सबके घर में दिया तब जलता है जब उस दिए को जलाने के लिए जेब में पैसा होता है। जेब में इनके पैसा नहीं। अब ये कहते हैं कि हम मरण व्रत तक जाएंगे, तो मरेंगे तो क्या पीजीआई प्रशासन को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या गरीबों की चिंता इस शहर के अंदर करने वाला कोई नहीं है? इन्होंने हर एक अधिकारी से प्रार्थना की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, गवर्नर साहब से हो, लेकिन इनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं। अब हमारे साथ में मौजूद हैं सर। सबसे पहले क्या नाम है? श्रीपाल। अच्छा श्रीपाल जी, क्या मामला है? आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हो?
सर हमारा ना बाकी तो सर ने बता दिया आपको सारी चीजें कि जो हमारी बातें हैं, जो हमारा केंद्र से पैसा भी आ चुका है लेकिन अब तक नहीं दिया गया। उसमें सफाई कर्मचारी और किचन डिपार्टमेंट का 20%, अच्छा, जो तकरीबन 40 और 50 हजार रुपए के आसपास बनता है। 1 साल से इनके पास पैसा पड़ा लेकिन कोई पता नहीं है वो ठेकेदार के पास है या पीजीआई के पास है। कोई आई गई नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई लिखता नहीं, कुछ नहीं पता। दूसरी बात, हमारे सिक्योरिटी गार्ड के 4 साथी थे जो किसी ईगो के कारण, ठीक है, लीडर है। ईगो मतलब किसको? पीजीआई लीडर को, अधिकारियों को? अधिकारियों को। अच्छा, मतलब ये हमारे जो किस बात की ईगो है? बस ये ईगो कि हम अधिकारी हैं, तुम वर्क करो। और कल को 60 साल के बाद रिटायर हो जाओगे फिर? बस वो तो बाद में ही पता लगेगा कि अच्छा है बुरा है, तो देखो ऊपर वाला जाने कि कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रहा। इतिहास गवाह है कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आके गए हैं, कुछ नहीं लेके गए। एक अच्छा है बुरा की कुछ नहीं लेके गए ऐसे कोई। तो ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड का क्या मामला? इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको बिना नोटिस के, बिना किसी बात के 1 साल से बिठाया हुआ है। अच्छा, जब लेबर कोर्ट में बात हुई तो पीजीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमने नहीं निकाला, ठेकेदार जाने। ठीक है, ठेकेदार के पास का आज लोग कोई जवाब नहीं है। हालांकि कोर्ट में कौन है ठेकेदार? मिस्टर साइक्लॉप्स। मिस्टर साइक्लोस है कोई जो आई है, कंपनी का नाम मिस्टर साइक्लोस है। अच्छा, बढ़िया, अच्छा नाम। तो हो अब वही चीज है। अब एक चीज बताओ, एक तरफ तुम हमारा पैसा भी नहीं दे रहे हो, एक तरफ जो है वर्कर की नौकरी खराब कर रहे हो। अब ये 4 लोग नहीं है, 4 परिवार है, यानी कि कम से कम 20-25 लोग हो गए, इंसान होंगे। उनकी जिंदगी की बात है, उनका जीवन की बात है। क्या है कोई अधिकार मांगो तो निकाल देते हैं। क्या चीज? अगर कोई अधिकार मांगो तो ये हमारी सारी जो सिक्योरिटी गार्ड कोई अकेले थोड़े थे सर, उसमें जो एजिटेशन किया था वो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया था। और वो हमने जो हमारा बकाया राशि थी वो सारी मांगी गई थी। और ये जो भी बात आती है कि भाई प्रदर्शन किया, वो किया, वो जब हमारे साथी निकाल दिए 4 साथी, उसके बाद में प्रदर्शन किया गया है। और हमारे जो 4 साथी निकाले हैं बिना नोटिस के, बिना कारण के निकाला गया है। जबकि लेबर लॉ भी कहता है कि जहां 100 कर्मचारी जिस भी कंपनी में या जिस इंस्टीट्यूट में 100 कर्मचारी कम से कम या 300 बढ़ा के कर दिया गया है, इतने बंदे काम करते हैं, अगर वो कंपनी या वो ठेकेदार उनको निकालता है तो उसको कारण बताना पड़ेगा। उसको सरकार को कारण बताना पड़ेगा निकालने का कि आप, मैं जो है जो मेरे ये वर्कर हैं इनको इस कारण से निकाल रहा हूं, और जो उसका जो कंपनसेशन है वो उनको देना पड़ेगा। वो रीजन बताएगा ठोस कि मैं कंपनी का दिवालिया हो गया है तो उस कारण से मैं निकाल रहा हूँ। कुछ भी रीजन बताए वो, लेकिन रीजन बताने का कारण ये नहीं है ना सर कि बगैर कसूर के या किसी गलती के भाई लोगों को आप निकाल दें, 4 परिवारों को आप रोड पर ले आएं। किसी भी ठेकेदार के पास, किसी भी कंपनी के पास ऐसा नहीं है, कोई लॉ में कुछ नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ चंडीगढ़ के अंदर ठेकेदार चला रहे हैं अपनी मनमानी। तो साल से हाँ सर, जो हमारे साथी हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के, वो 20-20, 22-22 साल से कार्यरत है यहीं। किसी भी ठेकेदार ने आज तक पुराने कर्मचारी को नहीं निकाला है। जब आरएलसी साहब ने ये उनसे पूछा कि ठेकेदार से, मिस्टर साइक्लॉप्स के जो अधिकारी हैं, कि आपने इन्हीं 4 साथियों को फिर क्यों निकाला, तो उनके पास आज तक कोई जवाब नहीं है। क्योंकि पीछे 2021 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला था कि कोई भी ठेकेदार आएगा तो वो पुरानी जो मेन पावर है उसको एज इट इज रखेगा। तो हमारे जो साथियों को टारगेट बनाया गया सिक्योरिटी के, 4 हमारे साथी जो है यूनियन के ऑफिस बैरियर है, रजिस्टर्ड यूनियन है, यानी यूनियन को ही खत्म करने के लिए ये जो आगे प्रशासन के दबाव में जो काम किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। लोगों की जो इकट्ठा होते हैं लोग, लोगों की संस्थाएं हैं, लोग अपनी बातें रखते हैं। जिस रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो कि भारत सरकार ने उस संस्था को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो एक्ट बनाया, सरकार को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, अपनी मनमर्जी से अपने सरकार चलाते हैं। पीजीआई के ठेकेदार, पीजीआई का प्रशासन। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।